अब सवाल है कि 5G से लाभ क्या होगा, बेनिफिट क्या मिल रहा है। क्योंकि चूंकि मुख्य परीक्षा में लिखना है तो हमें वाइड एंगल पर बातचीत करनी होगी इस बारे में। तो उच्च गति का इंटरनेट मिल रहा है, पहला लाभ तो यह है। कैसा? 4G नेटवर्क की तुलना में 10 गुना तेज और विशेष परिस्थितियों में 1000 गुना तेज, यानी कि हम लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 मेगाबाइट प्रति सेकेंड की स्पीड 5G से प्राप्त कर सकते हैं। और ये 1 गीगाबाइट से लेकर के 10 और 20 गीगाबाइट विशेष परिस्थितियों में प्राप्त दे रहा है। और ये 4G या 4.5G की तुलना में 5G अपनी गति और क्षमताओं को बढ़ा रहा है। दूसरा जो लाभ हमें मिलेगा वो है अल्ट्रा लो लेटेंसी। एक शब्द है लेटेंसी, इसे हिंदी में कहा जाता है विलंबता। कहने का आशय है कि आप से मैंने कहा कि लिखो, तो दो चीज हो सकता है, तो आप लिखोगे, या कुछ लोग ऐसे होंगे जो मुझे सुन रहे हैं और वो कल की बजाय अभी के अभी लिखते निकल रहे होंगे, बहुत तेज लिख रहे होंगे, यानी उनके पास अल्ट्रा लो लेटेंसी है। वो बहुत कम समय में, विलंबता में तेजी से काम करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो, नहीं, दोनों एक ही है, एक छोटे में लिखा गया, एक बड़े में लिखा गया है ना। और कुछ लोग ऐसे हैं जो केवल बैठ करके सुन रहे होंगे, यानी उनके पास लेटेंसी ज्यादा है, यानी कि विलंबता ज्यादा है। यानी कि हमने किसी को ऑर्डर दिया और उसने उस ऑर्डर को कमांड लेने और आउटपुट प्रोवाइड कराने में कितना टाइम लगाया, तो जब उसके बीच का जो डिफरेंस आता है उसे लेटेंसी कहते हैं। यानी सूचना को भेजने और प्राप्त करने के बीच की जो देरी है उसे लेटेंसी कहते हैं। तो लेटेंसी बहुत कम होगी तो बड़ी अच्छी बात है कि हमने कहा फोन लगाओ तो टू 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 ना करे, फोन लगाओ, टिक, अगला उठाए, हाँ हेलो क्या है। अब पचला इधर से फोन लगा रहे हैं, टुक टुक टुक, कुर्र कुर्र, जो नंबर आपने डायल किया है वो पागला गया है। तो ये सब क्या मतलब है? तो ये कहानी है कि हम लोग केवल सुन रहे हैं, अच्छी बात है, लेटेंसी ज्यादा है आपकी फिर। तो 5G में जो लेटेंसी है वो कितनी है? 1 मिली सेकेंड। 1 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड का 1,000वां हिस्सा। आप समझ रहे हो ना कि मैंने कमांड किया नहीं कि 1 मिली सेकेंड में वो काम करना शुरू कर देगा। ये 5G की लेटेंसी है। 4G कितना था? 4G में यही था, 20 मिली सेकेंड। कितना था? 20 मिली सेकेंड। तो ये व्यवस्था थी 4G की। उम्मीद है कि इस मुद्दे को आपने जाना होगा या समझा होगा। आगे देखा जाए, अगला जो लाभ है वो क्या है? वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी जैसा कॉन्सेप्ट हम लेके आ रहे हैं। एक ये हेडसेट होता है और इसी हेडसेट के आधार पर हम दो सुविधाएं प्राप्त करते हैं, एक VR और एक AR। VR क्या करता है कि आपके पास कुछ ऐसे वर्चुअल वर्ल्ड क्रिएट करेगा बहुत हाई स्पीड इंटरनेट से कि हमें एहसास होगा कि सब कुछ हमारे सामने दिख रहा है। यानी कि उच्च गति के इंटरनेट द्वारा आभासी दुनिया का वास्तविक रूप में एहसास, वास्तविक रूप में एहसास, यानी कि आप अजंता एलोरा की गुफाएं गए नहीं हैं देखने, लेकिन अगर हमने आपके आंख में एक VR हेडसेट लगा दिया तो आपको ऐसा लगेगा कि हम अजंता में घूम रहे हैं। वाह क्या चित्र है, मजा आ रहा है, क्या वाह। आपको इस हेडसेट से, कहने का आशय VR हेडसेट क्या करता है, आपको वो एक वर्चुअल वर्ल्ड में ओके कर देता है
और जो हमारा रियल वर्ल्ड है, इस रियल वर्ल्ड से वो आपको बाहर निकाल लेगा, है ना। एक ऐसी मायावी दुनिया में प्रवेश कराएगा कि आपको लगेगा कि हम कहाँ ही चले गए, और जैसे वो हटाया जाएगा, अरे मैं तो इधर आ गया। तो सोचो ये कितना शानदार अनुभव है कि आप वर्चुअल रियलिटी से कपड़ा खरीद रहे हो, ऐसे लग रहा है कि एकदम कपड़ा छू रहे हैं, हाँ अच्छा कपड़ा, नाइस, ओके। इसी से जुड़ा हुआ एक और है ऑगमेंटेड रियलिटी। इसमें दोनों का मिक्सचर होता है, यानी कि वर्चुअल और प्लस में वास्तविक, दोनों का मिश्रण करके एक नया अनुभव प्रदान किया जाता है, एक नया अनुभव प्रदान किया जाता है। तो ये हो गया AR और VR। कई बार AR और VR को मिक्स कर लिया जाता है, ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी को मिक्स कर लेते हैं, तो बन जाता है मिक्स्ड रियलिटी या मिश्रित वास्तविकता, MR, मिक्स्ड रियलिटी या मिश्रित वास्तविकता कहते हैं। तो आजकल मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि भाई बहुत अमीर जो लोग हैं, एक दिन मैंने देखा अमिताभ बच्चन जी एक हेडसेट लगा के अपना सेटअप देख रहे। देखो एक तो सस्ता भी आता है, बट उससे कोई मतलब का नहीं। मैंने एक बार इसे अंतर्राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय संग्रहालय है दिल्ली में, वहाँ पर अनुभव किया, और उनके पास एक बड़ा सा सेटअप है जिसमें वो वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी का इस्तेमाल करके भारत के अलग अलग क्षेत्रों का आपको वास्तविक एहसास कराते हैं। कि किसी भी आप ऐतिहासिक विरासत को देखना चाहते हैं तो आप उनके AR VR रूम में चले जाइए, और वहाँ पर उच्च गति के इंटरनेट का इस्तेमाल करके वो भारत के ऐतिहासिक क्षेत्र की स्थितियों का एक वर्चुअल और ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा एहसास कराते हैं। ये बात थी, यही बात अंग्रेजी भाषा में पॉइंट की गई है, और ऑगमेंटेड और वर्चुअल का उसे पॉइंट कर लेना। एक और लाभ हमें मिलने वाला है, वो है स्मार्ट सिटी और ड्राइवर लेस कार, ड्राइवरलेस कार का। तो ये स्मार्ट सिटी और ड्राइवरलेस कार का कॉन्सेप्ट क्या है कि बिना मानव की भागीदारी के बिना अपने आसपास की चीज़ों को महसूस करना और संचालन करने में स्वायत्त कार है, खुद से चल रही है कार। अब तो ये आ भी गई है, शायद विदेशों में आपने देखा होगा कि टेस्ला जैसी कंपनियां इस तरह की कार लेके आ गई हैं। तो मानव यात्री किसी भी समय वाहन को नियंत्रित करने की आवश्यकता नहीं होगी, और ना ही मानव यात्री को वाहन में उपस्थित होने की आवश्यकता होगी। मतलब यात्री तो रहेगा, इसमें चालक के शब्द की आवश्यकता है, चालक की आवश्यकता नहीं होगी, और एक स्वायत्त कार कहीं भी जा सकती है, एक पारंपरिक कार की तरह सब कुछ करती है और अनुभवी कार चालक जैसा व्यवहार करती है। तो ये कितना बड़ा एक परिवर्तन आ रहा है, और ये उद्देश्य है 5G के। जब हम एक स्वचालित कार चलाते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों कुछ टेक्नोलॉजी लगी होती है, सेंसर लगा होता है, एक्चुएटर लगा होता है, एक जटिल एल्गोरिदम पर काम करती हैं, सीखती जाती हैं पॉइंट टू पॉइंट, मशीन लर्निंग पर काम करती हैं, और शक्तिशाली प्रोसेसर के साथ कार्य करती हैं। किसी भी ऑटोमेटेड ड्राइविंग कार में ये 4-5 टेक्नोलॉजी का व्यापक इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद रोबोटिक सर्जरी को बढ़ावा मिलेगा। अगला जो लाभ है वो ये है दोस्त कि रोबोटिक सर्जरी बेहतर होगी, दूरस्थ चिकित्सा की वास्तविक दौर होगा, टेलीमेडिसिन और टेली सर्जरी का दौर होगा। सबसे पहले एक ऑपरेशन लैंडबर्ग करके बड़ा फेमस हुआ था 2001 में, और ये प्रथम दूरस्थ चिकित्सा का कॉन्सेप्ट था दुनिया में, तो इसलिए बड़ा फेमस है। सर्जिकल रोबोट परफॉर्मेंस के लिए 150 मेगाबाइट पर सेकंड से ज़्यादा गति चाहिए, और इसके लिए 5G हमें गीगाबाइट पर सेकंड की गति से दे रहा है, तो बड़ी अच्छी बात है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता का चिकित्सा हो जाएगा, क्योंकि 5G बहुत ही कम लेटेंसी पर काम कर रहा है, और अंतर महाद्वीपीय सर्जरी हो जाएगी। यानी कि आप चाहो तो सिंगापुर के बैठे किसी डॉक्टर से
इलाज करवा सकते हो, क्योंकि हमारे पास भी फास्ट इंटरनेट और सिंगापुर में तो ऑलरेडी है ही इंटरनेट। तो हम एक अंतरराज्यीय के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा सुविधाओं का घर बैठे एक शानदार अनुभव प्राप्त करेंगे और उसका लाभ उठाएंगे। तो ये एक चिकित्सा का नया दौर होगा। और अभी एग्जाम्पल के तौर पर 2018 में भारत दुनिया का पहला देश बन गया जहां पर वेस्कुलर रोबोटिक सिस्टम का उपयोग करके एक टेली रोबोटिक सर्जरी की गई। अहमदाबाद के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तेजस पटेल ने यह टेली ऑपरेशन गांधीनगर के अक्षरधाम मंदिर परिसर से सफलतापूर्वक संपन्न किया था, जबकि मरीज 32 किलोमीटर दूर अहमदाबाद के एपेक्स हार्ट इंस्टीट्यूट के एक ऑपरेशन थिएटर में था, दूर से हो रहा था। उस समय डॉक्टर पटेल ने 100 मेगाबाइट प्रति सेकंड स्पीड के साथ 5G गति के साथ इमेजिंग और डेटा कम विलंबता और तीव्र इंटरनेट स्पीड होगी, इस प्रकार टेली सर्जरी और गुणवत्ता में बहुत ज्यादा सुधार होने की संभावना है। दोस्तों, कुछ तो और सुविधाएं हैं, क्या क्या? तो नेटवर्क स्लाइसिंग जैसा लाभ मिलेगा, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग को लाभ मिलेगा, एज टेक्नोलॉजी को विस्तार मिलेगा, ऑटोनोमस फैक्ट्रियां बढ़ेंगी, खुद से काम करने की क्षमता यानी कि रोबोटिक फैक्ट्रियां बढ़ जाएंगी, वर्चुअल स्पेस बढ़ेगा और एक नया कॉन्सेप्ट IoT और AI का एक सही और वास्तविक विस्तार हो पाएगा। ये सब तभी संभव है जब हम 5G टेक्नोलॉजी लेकर के आए। तो जब आप लाभ लिख रही होगी 5G का, तो इन बिंदुओं का जिक्र करते हुए आगे बढ़िएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर लाभ है तो कहते हैं कि हाँ, ई एजुकेशन का भी लाभ है कि शिक्षा, आज आप 5G की सुविधाओं का ही इस्तेमाल कर रहे हो और अधिक कनेक्शन यानी कि 4G की तुलना में 5G में और अधिक लोग जुड़ पाएंगे। ऐसे बहुत सारे लाभ हैं। तो लाभ है तो हानि भी है। हानि क्या क्या है? इसका एक निश्चित दायरा है, निश्चित क्षेत्र में सुविधा प्रदान कर रहा है और अधिक स्मॉल सेल टॉवर की नीड है, तीव्र आवृत्ति और न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पर काम हो रहा है, प्रसारण दूरी कम है, ऊंची इमारतें और बड़े बड़े पेड़ बाधा कर देते हैं, इसलिए अधिक स्मॉल सेल टॉवर की जरूरत है, इसलिए पैसा बहुत लग रहा है। रेडिएशन बढ़ने की संभावना, हालांकि स्वास्थ्य पर कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। डिवाइस हीट और बैटरी बैकअप कम हो रही है, इसकी समस्या देखी जा रही है। त्वचा द्वारा तरंगों को सोखने की संभावना बढ़ सकती है, हालांकि केवल क्या है, केवल ये चिंता भर है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। और क्या हानि है? तो साइबर सुरक्षा की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि अधिक बैंडविड्थ पर जब काम होता है तो अटैक की संभावना बढ़ती है, निजता का भय होगा और मोबाइल फोन चेंज करेंगे। जब हम 4G फोन से सीधे कहाँ जाएंगे, क्योंकि फोन बदलना पड़ता है, भारत में जनरेशन चेंज होती है तो फोन बदल जाते हैं। और जब हम 5G फोन ले लेंगे या ले ही रहे हैं, तो आज आपके घरों में एक आध दो फोन तो पड़ा ही होगा। तो 4G फोन एक तरीके से क्या बन चुका है? तो जवाब हो जाएगा 4G फोन एक ई वेस्ट या ई कचरे के रूप में परिवर्तित हो चुका है। तो दोस्तों, ये कुछ हानि जैसे कॉन्सेप्ट रहे हैं जो एक तरीके से मुश्किल पैदा कर सकते हैं। और हानियों में क्या लिखना है? भारत में स्पेक्ट्रम की कमी है, भारत में अधिक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और कमजोर कंपनियां बाहर निकल जाएंगी, पूर्व तकनीकी या पूर्व पीढ़ी के मोबाइल का संचालन ही ठीक से नहीं हो रहा है। तो अभी 5G के लिए क्या ही कर सकते हो। 5G भारत में मोबाइल फोन में बदलाव एक बड़ा कारण है और ई कचरा की वृद्धि, वही दोबारा लिखा गया। तो खैर, ये कुछ लाभ रहे हैं, कुछ हानियां और कुछ लाभ हैं। भारत में उच्च स्पेक्ट्रम मूल्य है, बहुत पैसा लग जाता है। भारत में डिजिटल डिवाइड बहुत ज़्यादा है और 5G आने से और बढ़ेगा। जिनको पता है उनको पता है, जिनको नहीं पता उनको बड़ा मुश्किल होगा। 5G मोबाइल फ़ोन विमान सेवा में हस्तक्षेप करती है, इसलिए जब भी विमान पे कोई उड़ता है तो कहते हैं मोबाइल फ़ोन फ्लाइट मोड पे लगा लीजिए। सामान्य जनमानस की समझ और स्वीकार्यता, हालांकि इसके लिए क्या ही है, सब स्वीकार कर ही ले रहे हैं। और भारत में ऑप्टिकल फाइबर केबल बहुत कम बिछी हैं, तो 5G सर्विस के लिए मुश्किलें आ रही हैं। आप ऑप्टिकल फाइबर केबल और बढ़ाएं तो बेहतरीन होगा। ये कुछ हानियां और कुछ लाभ रहे, तो चुनौतियां भी होनी चाहिए। भारत में इस समय नहीं, पक्षी वाला कुछ नहीं है, नाटक है वो। भारत में 5G इस समय जो चल रहा है उसकी चुनौतियां भी हैं। कैसे? मिलीमीटर तरंग और अधिक बैंडविड्थ का उपयोग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में व्यापक परिवर्तन की आवश्यकता हो रही है, जो बहुत चैलेंजिंग है। मिलीमीटर तरंगों का प्रयोग उपग्रह संचार के आधार पर किया जाता है, इसलिए स्पेक्ट्रम की उपलब्धता एक चुनौती है। खराब सिग्नल और शहरी सघनता से तरंगों का परावर्तन हो जाता है। 5G टेक्नोलॉजी में आंकड़ों के सृजन की गति बहुत ज़्यादा है और आंकड़ों की सुरक्षा और गोपनीयता संबंधी खतरे बढ़ रहे हैं।
5G टेक्नोलॉजी के शुरुआत में भारत सरकार की योजनाएं, उसकी अनुमति, साइट का मूल्यांकन और चयन भी बड़ा मुश्किल काम है। और दूसरा, कार्य कुशलता, जो कुशल कार्य क्षमता है भारत में 5G टेक्नोलॉजी के लिए, उसकी व्यापक कमी है। तो इन सभी चुनौतियों से 5G सर्विस जूझ रही है, जिसको हमें बेहतर करना है। दोस्तों,